हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। इसमें आज हम बेसिकली यूनिट 2 का ये पार्ट 2 है, क्योंकि इसका मैंने पार्ट 1 की वीडियो बना रखी है कि एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस में पहले तो प्रमोशन के बारे में, कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर कितने टाइप के होते हैं, प्रमोशन के स्टेप्स क्या है। वो वीडियो जाके जरूर देखिए। ये SOLDO के सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। और ये है पार्ट 2 जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, ऐसी और भी वीडियो आती रहेगी। बस आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। वहाँ वीडियोस आती रहेगी। ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो के अगर आपको नोट्स चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है। जाइए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए, लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा आगे, वो सब के नोट्स मैं नीचे डाला था। ठीक है। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। तो फॉर्मेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है क्या है बेसिकली, आपकी हमने समझा था पिछली वीडियो में एंड करते हुए कि कंपनी और जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ऐसे ही कंपनी को भी कराना पड़ेगा। कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। फॉर्म करने के लिए आपको बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और वो प्रमोशन उसी को बोलते हैं। जो प्रमोशन होता है कंपनी का, वो बहुत बड़ा होता है। जी हाँ। और देखिए, इनकॉर्पोरेशन जैसी हो जाती है लेकिन कंपनी, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ये तो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। कम देखो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है कि जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है तो हम कंपनी को अलग मान लेते हैं। अलग हो जाती है ओनर से। कंपनी अलग हो जाती है ओनर से, यानी कि कंपनी को हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ की नजर में एक सेपरेट पर्सन मान लेते हैं वो। तो कंपनी अपने नाम का साइन भी कर सकती है जैसे ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है। कंपनी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है ना, वैसे कंपनी कर सकती है अपने नाम पे। पीछे अगर कोई कंपनी पे केस फाइल कर रहा है तो ओनर नहीं पकड़ा जाएगा, ओनर को क्योंकि अलग कर दिया ना मैंने। ऐसे अगर कंपनी की कोई बैंक करप्ट हो जाती है तो ओनर बचा रहेगा। ये फायदा होता है कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का कि ओनर पे नाम नहीं आता। कंपनी डूबेगी तो कंपनी का पैसा जाएगा, ओनर का नहीं। इसलिए हमने ओनर को अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। प्रोमोटर जो होते हैं वो बेसिकली, प्रोमोटर ही बेसिकली कंपनी को फॉर्म करते हैं। वो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार कंपनी पे, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म पे, पेमेंट देते हैं वहां पर। और पहले नाम सोचते हैं कि किस नाम पे कंपनी को बनाया जाए। बहुत सारे नाम के ऑप्शन होते हैं, वहां से बनाना पड़ता है। नाम में भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई, बहुत मुश्किल से, क्योंकि नाम ऐसा होना चाहिए कि किसी की कॉपी ना हो, पहली बात। है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल कई बार लेनी पड़ती है कुछ नाम की तो। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे कि आपको पीछे अगर नाम के आगे, नाम के सबसे लास्ट में कोऑपरेटिव लिखवाना है, तो भैया ऐसे नहीं लिखवा सकते आप। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर नाम की कई बार परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो नाम सोच के फिर आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही रजिस्टर करता है कंपनी को। वो सारे नाम देखता है, तब वो दिखाई डिसाइड करता है कि पहले आपको सारे नाम भेजने पड़ते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि रजिस्ट्रार की क्या नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ऑब्जेक्ट्स है, आपका क्या मकसद है कंपनी को स्टार्ट करने का, प्लेस किस जगह पे आपका कंपनी बिजनेस होगा आपका, कितना पैसा चाहिए आपको। ठीक है, सबको बताना पड़ता है कौन होगा पर्सन जो पहला डायरेक्टर होगा आपकी कंपनी का। समझ रहे हो। उसके बाद आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं जिसका नाम सबसे पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कंपनी को कैसे, कंपनी को हम कैसे देखेंगे, कंपनी के क्या मेन रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी किस वजह से बनी हुई है। तो वो सारे मेमोरेंडम में लिखा जाता है। मेमोरेंडम से बनते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होता है कि भाई, कंपनी अपना बिजनेस चलाएगी कैसे, कौन से रूल्स कौन से रेगुलेशन है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। तो उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यही अगला टॉपिक है। यही बहुत बार आता है कई बार कि मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या फर्क होता है। देखो, ये दोनों ही ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि ड्यूली स्टेटेड, डेटेड, साइंड और स्टैम्प होते हैं, बहुत ही रिक्विजिट स्टैम्प के साथ। और रजिस्ट्रार को डिलीवर करने पड़ते हैं।
रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। ये डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी है, दोनों की दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये। पब्लिक डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं इसे, क्योंकि कोई भी पब्लिक कंपनी में इसे एक्सेस कर सकती है रजिस्टर्ड ऑफिस से। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मेमोरेंडम जो एसोसिएशन है, वो कम से कम 7 सब्सक्राइबर के द्वारा, यानी कि जो भी मान लो सब्सक्राइबर कौन होते हैं भाई, मान लो कंपनी को, भैया पैसा, कंपनी जब चाहती है कि कंपनी पैसा, कैपिटल कितने लगाए, तो कंपनी क्या करती है, अपना कैपिटल ना शेयर, शेयर ये तो पता ही होगा आपको, शेयर्स के थ्रू इशू करती है। शेयर क्या होता है, कैपिटल के हिस्सा। जैसे कि आपने 1 लाख की कैपिटल है, उसके आपने कितने हिस्से कर दिए, 100 हिस्से कर दिए, मतलब 1000 हिस्से कर दिए, मान लो 1000 हिस्से कर दिए और एक हिस्से की वैल्यू रख दी 100 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया कि अब देखो 1000, एक शेयर, इसको इसको बोलते हैं शेयर्स पे। एक शेयर 100 रुपए का है, 1000 शेयर कितने के हो गए, 1 लाख के। और कंपनी को अगर 7 कम से कम शेयर होल्डर चाहिए, सब्सक्राइबर, कम से कम कंपनी 7 सब्सक्राइबर चाहिए, और वो साइन होने चाहिए उसके मेमोरेंडम में, तब कंपनी आप रजिस्टर हो सकती है। यानी कि आपको पहले 7 बंदे ढूंढ के लाने पड़ेंगे जो कंपनी में पैसा लगाए। और अगर आपकी, लेकिन वो पब्लिक कंपनी है तो बात हो रही है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 2 चाहिए। ऐसे ही आर्टिकल में अगर बात करें तो आर्टिकल भी ड्यूली साइन होता है। आर्टिकल भी आपको साइन करना पड़ेगा उसी सब्सक्राइबर को जो मेमोरेंडम में करा है। पब्लिक कंपनी जो है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, उसके अपने अपने आर्टिकल भी बना सकती है। साथ ही साथ वो आर्टिकल जो ऑलरेडी कंपनी के एक्ट में दे रखा है, शेड्यूल 1 टेबल ए में, वो भी अडॉप्ट कर सकती है। यानी कि अपने भी बना सकती है, और जो दे रखे है वो भी बना सकती है। ठीक है, अगर कंपनी अपना आर्टिकल नहीं फाइल करती है, तो फिर क्या होगा, कंपनी को जो आर्टिकल हम कंपनी एक्ट में बता रखा है टेबल ए में, वही मानना पड़ेगा। ध्यान रखना ये बात, तो आपको आर्टिकल बताने पड़ेगी। स्टेटमेंट और नॉमिनल कैपिटल को, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी इशू कर सकती है। मान लो 1 लाख के शेयर ही मैक्सिमम इशू कर सकती है, वो बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार लेटर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, तो रजिस्ट्रार का लेटर आपको बेसिकली चाहिए कि नेम, जो नेम कंपनी डिसाइड करा है वो, कि वो अवेलेबल है या नहीं है नेम। जो आपने नाम सोचा है कि रजिस्ट्रार को, पहले रजिस्ट्रार से लेटर लाना पड़ेगा पहले। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी एडवोकेट के द्वारा या कोई भी अटॉर्नी के द्वारा, कि कंपनी जो है, जो बेसिकली कंपनी के जो है, जो सारे के सारे रेगुलेशन, सारे के सारे रिक्वायरमेंट सारे कंप्लाई कर ली है, यानी कि सब कंपनी रूल फॉलो कर रही है, वो बताने के लिए आपको कोई एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी किसी एडवोकेट के द्वारा या कोई चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा जो इंडिया में हो, जो कंपनी की फॉर्मेशन कर रहा हो या डायरेक्टर हो किसी कंपनी का, इस काम में होना चाहिए। उसके द्वारा आपको कोई एक स्टेटमेंट फाइल करनी, एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हाँ कंपनी सारे रूल्स फॉलो कर रही है। एक लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव कंसेंटेड टू बिकम डायरेक्टर, यानी कि जो जो डायरेक्टर बनने वाला है, वो आपको लिस्ट भेजनी पड़ेगी फटाफट से कंपनी को। इफ अ सेपरेट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर इज नॉट फाइल्ड, तो जो सब्सक्राइबर हो गए कंपनी के, यानी कि वही पहले डायरेक्टर मान लेंगे। या देखो, पहले तो आपको लिस्ट भेजनी पड़ेगी डायरेक्टर ऑफ कंपनी कौन कौन हो गए। अगर नहीं भेजी, तो जिन्होंने भैया शेयर खरीदे ना कंपनी के, जो शेयर खरीदने का वादा करा जिन्होंने, वो ही कंपनी के डायरेक्टर मान ली जाएगी। और एक और चीज बता दूं आपको, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है ना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, तो आपको 3 चाहिए। समझ रहे हो, जैसे उसमें लिखा था 7 चाहिए पब्लिक में, 2 चाहिए प्राइवेट में। मिनिमम नंबर डायरेक्टर ऐसे प्राइवेट में भी कम चाहिए, 2 ही चाहिए, उसमें 3 चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि डायरेक्टर जो है, वो आर्टिकल के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इफ द, मतलब सॉरी, अगर आर्टिकल के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो उसकी जो रिटर्न कंसेंट है वो लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं डायरेक्टर हूँ और क्वालिफिकेशन है मेरी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही पे किया जाएगा उसे। एड्रेस जो होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टर जो है, अगर कंपनी के आर्टिकल के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो उसकी रिटर्न कंसेंट चाहिए। उसके बाद एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का। जो कंपनी का एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। वो रजिस्टर्ड ऑफिस का आपको देना पड़ेगा कि कहाँ पर है, 30 दिन के अंदर आपको, जैसी कंपनी कॉर्पोरेशन होती है
जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, या फिर जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उसी उसी टाइम, उससे पहले पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। इन केस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, द फॉलोइंग टू डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर द परपोरेशन आर यूजुअली डिलीवर्ड अलोंग विद अ फोरसाइट। क्या कह रहा है वो, कि अगर मान लो भाई दोनों कंपनी है, ये दोनों डॉक्यूमेंट उसको फाइल करना जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये जनरली उसके ये डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दी जाती है। ठीक है, अपने आप डिलीवर कर दी जाएगी, और यूजुअली अलोंग विद अ फोरसाइट डॉक्यूमेंट। ठीक है। रिटर्न इन डुप्लीकेट कंटेनिंग द पर्टिकुलर कैंडिडेट, आपको एक रिटर्न इन डुप्लीकेट भी रखनी पड़ेगी कि आपके डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, और वो भी आपको फाइल करना है। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट लेंगे, 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ये चीज, आपको समझ रहे हो। तो रजिस्ट्रार को सब कुछ बताना पड़ता है आपको, कि भाई रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, और सब चीजें बतानी पड़ेगी, आर्टिकल में क्या लिखा है, रजिस्ट्रार लेटर आपका जो मिला था आपको, नॉमिनल कैपिटल क्या होगा, सब कुछ बताना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में भी लिखा हुआ है कि लेटर ऑफ अथॉरिटी ऑन अ ड्यूली स्टैम्प पेपर बाय द सब्सक्राइबर इन फेवर वन ऑफ द, एक लेटर ऑफ अथॉरिटी साइन करनी पड़ेगी स्टैम्प पेपर पे, जो सब्सक्राइबर है आपके, यानी कि जो जिन्होंने शेयर खरीदा है, शेयर खरीदेगे, मतलब खरीदा नहीं अभी। ठीक है, कि एक, कि हाँ मेरे फेवर में, या और एनीथिंग, जो भी बेसिकली करेक्शन, जैसे जैसे होता है ना कि भैया मेरे, जैसे कि एक एक बंदे ने साइन कर दिए, अब आपने क्या करा, एक दूसरे बंदे से साइन करवा दी कि देखो भैया ये नाम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई भी करेक्शन जो होगी वो मेरे बिहाफ पे होगी। ठीक है, तो इन फेवर ऑफ वन ऑफ द सब्सक्राइबर एक बंदे को साइन करना पड़ेगा, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज फॉर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन ऑन देयर बिहाफ इन दिस डॉक्यूमेंट एंड पेपर फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। ठीक है, जो भी पेपर फाइल करे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करे गए हैं, तो सब्सक्राइबर के द्वारा एक साइन होने चाहिए कि हाँ, कि देखो भैया मेरे फेवर में ये जो भी है ये सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने जो साइन करे वो बिल्कुल ठीक है, मेरे ये मेरे बंदा है, उससे पूछ लो जाए, उस बंदे के साइन हो जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर फाइल हो गए, फीस वगैरह पे कर देंगे, तो रजिस्टर उसे चेक करेगा। अगर रजिस्टर सेटिस्फाई होगा तो वो क्या करेगा, वो कंपनी को रजिस्टर कर देगा और कंपनी को सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम लिखा होता है, इशू, सिग्नेचर, सब कुछ लिखा होता है। ये सर्टिफिकेट होता है बेसिकली बहुत, ये बर्थ सर्टिफिकेट एक तरह का कंपनी का, जैसे कि जन्म हो गया कंपनी का। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी लीगल पर्सन हो जाती है, जैसे मैं बताया सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन एक सबसे बड़ा पक्का सबूत है, कंक्लूसिव एविडेंस है, और फिर वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। हालांकि पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये भी चाहिए होता है, ये इनकॉर्पोरेशन के बाद अप्लाई करना पड़ता है। कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट कंपनी तो स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के साथ, लेकिन पब्लिक नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे देखो कंपनी कैपिटल कैसे रेस करती है। कंपनी को जब भी कैपिटल चाहिए तो भैया देखो, सारे अफेयर जो कंपनी का संभालता है वो होता है डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर संभालते हैं, जो कि, और वो क्या करते हैं, दे विल इलेक्ट वन ऑफ देयर मेंबर एज चेयरमैन, वो चेयरमैन अपॉइंट कर लेते हैं। तो वो बोर्ड क्या करता है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेता है, बैंकर का, अंडर राइटर, मैनेजर, वो सारा कुछ अपॉइंटमेंट सबका लेगा। वही डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अंडर राइटर, अंडर राइटर कौन होते हैं, ये शेयर बिकवाने में, ब्रोकर कौन होता है, शेयर बिकवाने में मदद करते हैं। अंडर राइटर क्या करते हैं कि जैसे कि शेयर हमने बेचा 1 लाख का, और मान लो उसमें से 50,000 नहीं बिक पाए, तो वो 50,000 अंडर राइटर खरीद लेता है, जो नहीं बिक पाए वो खरीद लेगा। ऐसे बहुत सारे ये काम करते हैं। प्रोस्पेक्टस बहुत जरूरी होता है। प्रोस्पेक्टस काम करता है एक इनविटेशन का, कि भाई आओ मेरी कंपनी में अप्लाई करो। फिर स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ता है, लिस्ट करवाना पड़ता है शेयर, तब आप शेयर बेच सकते हो। शेयर की अलॉटमेंट करनी पड़ती है, लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी क्या करती है, पहले प्रोस्पेक्ट इशू करती है, फिर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में आती है, फिर शेयर प्लेस करती है। ठीक है, ब्रोकर के थ्रू या किसी के थ्रू, तब जाके शेयर बिक पाते हैं। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होता है, आपको जब बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, सेक्शन 149, अगर आपको ये सर्टिफिकेट लेना है कमेंसमेंट का, तो क्या करना पड़ेगा। ये पब्लिक कंपनी, देखिए पब्लिक कंपनी के लिए होता है, मैंने क्या बताया था आपको भी, पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है, प्राइवेट की जरूरत नहीं है। सेक्शन 149 में देखो बता रखा है, पहले आपको एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है,
तो आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टस जैसी, स्टेटमेंट इन लीव प्रोस्पेक्टस जिसे बोलते हैं। स्टेटमेंट लीव में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए, वही वाली इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में फाइल करनी पड़ेगी। आपको ये फाइल करना पड़ेगा कितने शेयर आपने अलॉट करे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि 90% आपको, जैसे कि मान लो 1 लाख, 1 लाख के आपने शेयर इशू करे, तो उसमें से कम 90% लोगों के द्वारा खरीद लेने चाहिए, वरना आपको वो वापसी करना पड़ेगा उनका पैसा। मान लो लोगों को आपने ऑफर करा कि मेरे कंपनी में 1 लाख रुपए लगाओ, लेकिन लोगों ने 90,000 ही अप्लाई कर पाए आपकी कंपनी में, 90,000 से कम अप्लाई करे लोगों ने, मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे आप में, तो फिर आपको सारे शेयर वापसी करने पड़े। कम से कम 90% लोग आपका शेयर खरीदे, ये है इसका मतलब, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद डायरेक्टर कौन है आपकी कंपनी का डायरेक्टर, ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिन्होंने भैया शेयर जो है वो खरीद रखे है। ठीक है। स्टेटमेंट दैट नो मनी, कि कोई किसी का बकाया नहीं है, किसी एप्लीकेंट जिन्होंने शेयर खरीदे, किसी को पैसा आपको बकाया नहीं, किसी को देना नहीं है आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, ये वो कह रहे हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सारी कंडीशन सर्टिफाई करने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट मार सकते हो। समझ गए। अगला टॉपिक इसमें अंदर ही आपके में प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, आपको डिटेल एनालिसिस होता है कि डिफरेंट बिजनेस प्रोजेक्ट जो भी आप प्रपोज करेगा या टू बी अंडरटेकन बाय प्रोमोटर। जो भी प्रमोटर बेसिकली बिजनेस के सारे प्रोजेक्ट में एंटर कर रहा है, उसकी एनालिसिस करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसमें बेसिकली कोई, देखो प्रोजेक्ट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करना है, अन प्रोमोटर क्या करता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में आता है कई लोगों के साथ। कोई भी मान लो कोई मशीनरी पैसा लगाना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है या कुछ भी करना है, या कोई प्रोजेक्ट है जिसपे आपको प्रोडक्शन करनी है, यहाँ पर प्लांट खरीदना है, तो उसकी एनालिसिस होती है, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसे उसकी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी यानी कि वो प्रोजेक्ट जिसमें पैसा लगाने वाला हो, क्या वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या वो प्रैक्टिकली किया जा सकता है। तो फिजिकल फिजिबिलिटी स्टडी होती है, कमर्शियल होती है, सोशल फिजिबिलिटी, कई सारी होती है। इट सर्व एज अ मिरर, ये एक आईना दिखाता है कि जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट है क्या वो मेरे लिए इंटरेस्टेड है, फ्यूचर में मैं उसको कर सकता हूँ। ये रिपोर्ट में रीजन लिखे होते हैं कि क्यों जो भी पैसा लगाने वाला हूँ, जो उससे सामान बनेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस, ठीक है, कि उसका रीजन बताएगा कि किस वजह से आपका ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है। पर्पस ये होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने का कि कंपैरिजन करना कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं, और कहाँ ज्यादा बेनिफिट है, और कहाँ से पैसा लाया जाए, वो वाला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कहाँ पैसा लगाया जाए और कहाँ से लाया जाए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट में प्लानिंग करते हैं हम कि भाई फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको, समझ रहे हो, कि भैया आपको कोई प्रोजेक्ट पैसा लगाना है तो भैया गवर्नमेंट एजेंसी को अगर आपको लाइसेंस देना पड़ेगा तो आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना, कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो आपको, और ये इसकी एनालिसिस हमने ये कर रखी है। उसमें क्या क्या होता है, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि देखो ये प्रोजेक्ट ये है, ये वेंचर है, गवर्नमेंट पॉलिसी वहाँ इंडस्ट्री में ये चल रही है, ये लाइसेंस की जरूरत है उसमें, ये रॉ मटेरियल की जरूरत है, ये लोकेशन की जरूरत है। समझ रहे हो, कि मतलब मुझे कोई काम स्टार्ट करना है तो उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए ना, कि भाई यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये रॉ मटेरियल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ये जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। फिर बोलते हैं मार्केट स्टडी, आपने क्या करी है, कि भैया वहां की डिमांड कितनी है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ये सब पता होना चाहिए। साइज, लोकेशन, कितना मिनिमम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी वहां पर, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए, कितना ट्रांसपोर्ट चाहिए, सब कुछ ये लिखी होती है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग होती है कि क्या प्रोडक्शन प्रोसेस लगेगा आपका, कौन सा इक्विपमेंट लाऊं, कैसा साइट लाऊं, कैसे बिल्डिंग बनाऊं, कैसा वर्क शेड्यूल बनाऊं, ये होता है टेक्निकल, है ना, लिखा हुआ ना। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी मेरी, सब चीजों को मिला के, लैंड बिल्डिंग हर जगह। फिर ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरी बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए, कैसा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाओ कि मैं अलग अलग कैसे काम सौंपूं, कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। तो मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको, प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट करने के लिए ये सब चीजें स्टडी करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सही नहीं बन पाया तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपका बिजनेस वहीं ठप हो जाएगा। तो जनरल हो गया मार्केट स्टडी, साइज, लोकेशन, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। तो यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।